नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा की, इससे जुड़े विभिन्न आयामों की। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27 और 28 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों के साथ साथ उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की, अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। इस चिंतन शिविर में साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, सीमा प्रबंधन एवं कट्टरपंथ सहित तमाम चुनौतियों पर मंथन किया गया। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हर किसी से जुड़ा है, देश की एकता अखंडता से जुड़ा है। इसलिए मुद्दा आपका में आंतरिक सुरक्षा और उससे संबंधित जो आयाम हैं उन पे चर्चा करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे एनआईए के पूर्व डीजी नवनीत वासन जी से। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साहा जी से। डॉक्टर सुब्रत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुब्रत जी पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के। डॉक्टर सुब्रत जी, मैं शुरुआत आप ही से ही करूंगा। एक ऐसा मुद्दा आंतरिक सुरक्षा का जिसको लेकर तमाम तरह की चुनौतियां सामने नजर आती हैं। ये बात ठीक है कि आतंकवाद पे अंकुश लगा है, नक्सलवाद कम हुआ है, लेकिन अगले 25 सालों के देश की सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो आपने हमें इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं अब वो समय आ चुका है जिसके बारे में हम कई सालों से चर्चा करते आ रहे हैं कि धीरे धीरे देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच का जो फासला है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दोनों आपस में ब्लर होते जा रहे हैं। और चाहे आप इसको टेररिज्म के लिहाज से देखें, चाहे आप इसको साइबर के लिहाज से देखें, चाहे इसको आप ड्रग्स, गन रनिंग, नारकोटिक्स, किसी भी लिहाज से देखिए, सब आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे सामने में चीन बार बार यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, जिनका बिल्कुल वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड्स है, उसके बावजूद उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। सो जाहिर है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स में कोई खास फर्क नहीं है। और जिस तरह से जैसे पहले हम लोगों ने देखा है, चाहे वो 48 में, 47, 48 में, 65 में, 71 में, कारगिल के टाइम में, जब एक्सटर्नल थ्रेट देश के ऊपर आता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो जाहिर है कि अभी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी पूरे देश को एकजुट होना होगा। और उस संदर्भ में अगर आप ये मीटिंग देखें, ये बहुत ही अहम और मायने वाले है। इसका जो मैं श्री अमित शाह के स्पीच से कोट करूंगा, जो उन्होंने 3 C's बताए, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 2014-15 में हमने कश्मीर में 15 कोर कमांड किया। उस टाइम पे वैद साहब भी थे। और मैं बताना चाहूंगा, उस टाइम से हम पहली बार हम देख रहे थे जहां पूरी एजेंसीज एक साथ एकजुट होकर के, जितना ताकत हम लोग का सिनर्जाइज्ड तरीके से आया था, उससे पहले हमने देखा नहीं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वही पीरियड था जो हमने एनआईए को बहुत एक्टिव देखा। और कश्मीर का जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद, लेकिन आई थिंक पैरेलल जो हमारा एनआईए का कंट्रीब्यूशन रहा है, कि चाहे वो सेपरेटिस्ट के साथ डील करने में हो, चाहे वो टेररिस्ट के साथ डील करने में हो, उसका हम अंजाम अभी हम देख रहे हैं। अगेन स्टेइंग विद कश्मीर, अगर आप देखें जिस तरह से अभी कश्मीर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है इस साल, चाहे आप हाल ही में जो कल 27 अक्टूबर को जो शौर्य दिवस मनाया गया है कश्मीर में, एंड मैं ऑफिशियल फंक्शन जहां पे ऑफिशियल से उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो जगह जगह पर लोगों ने, आवाम ने मिलकर के जो शौर्य दिवस मनाया है,
वो बिल्कुल देखने लायक जी है। और बिल्कुल बिल्कुल ये सुब्रत जी, जब बिल्कुल सब एक साथ मिल करके देश के चैलेंजेस के साथ डील करते हैं। जी, बिल्कुल देखिए बिल्कुल अभी एक महीना बिल्कुल। और है, 26/11 हमारे सामने आने वाला है। फिर आपको याद दिलाने के लिए कि अगर हम हमारे कोस्टल सिक्योरिटी को बिल्कुल एक साथ होकर के ना डील करें तो ये एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी है। और चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी में हो, इनमें भी कोई खास फर्क नहीं रहा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं जी किस तरह से सुब्रत बाहरी जी, ताकतों का जो डॉक्टर फार्म सुब्रत लॉज के बारे में प्रोटेस्ट था, जी उस टाइम पे जो इन्वॉल्वमेंट था, इट वाज वेरी वेरी क्लियर। सो जी कहने का मतलब ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा देश एकजुट होकर, सिटीजन्स एकजुट होकर अपनी जो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को एक साथ उसको फेस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुब्रत, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा जो है वो विकास से जुड़ा हुआ है और विकास आंतरिक सुरक्षा पर काफी हद कुछ निर्भर करता है। लेकिन एसपी वैद्य जी, अगर मैं आपसे आतंकवाद के मुद्दे पर समझना चाहूं, ये बात ठीक है, आंकड़े बताते हैं आतंकवाद के मामलों में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकवादी घटनाएं अब बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर नक्सलवाद की बात की जाए, उसमें भी भारी कमी देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट भी शांति की ओर है। आप कैसे देखते हैं आंतरिक सुरक्षा के इस पूरे मुद्दे को? मनोज जी, ऐसा है कि जैसे जनरल साहब बोल रहे थे, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। आज जो एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट का जो कंसेप्ट था, इलादा इलादा, वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता जा रहा है। क्योंकि हम जो हमारे पड़ोस में देश हैं, जैसे चाइना, कितनी क्लियर एग्जांपल है कि किस तरह से पाकिस्तान के नॉन टेररिस्ट को, जिनके खिलाफ सबूत है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है यूएन में। तो वो और कुछ नहीं, चाइना की इंटेंशन दिखाता है कि वो भारत को वीकन करना चाहता है और टेररिज्म पर नकेल लगाने के लिए जो इंटरनेशनल कोशिश है अमेरिका की, इंडिया की, बाकी मुल्कों की, उसको वो रोकना चाहता है। तो चाइना, पाकिस्तान नोन है किस तरह से इंटरनल आंतरिक सुरक्षा पर ये अपने तरीके से इस पर अटैक करते हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत जो डिस्टर्ब होता था, जी आज बहुत हद तक उसमें सुधार आया है। उसके जो टेररिज्म वहां होता था, बहुत आप सुनने में कभी आता नहीं है कि वहां ये अटैक हुआ, वहां ये इंसिडेंट हुआ। आप नक्सलवाद देखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स कम हो गए, और कितने जो डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स थे उनका नंबर बहुत स्पीड से कम हुआ। और जहां आपको याद होगा, 70 हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को एक एनकाउंटर में मार दिया गया। आज आप हार्डली सुनते हैं कि वहां ऐसा कोई हादसा हुआ, बहुत कमी आई है। आप जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में आप देखिए, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो टेररिस्ट इंसिडेंट हो, सिविलियन किलिंग हो, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनकी डेथ हो, 60-70% कमी आई है। इंसिडेंट्स में तो बहुत उससे भी ज्यादा कमी आई है। तो लेकिन थ्रेट कंटिन्यूस, थ्रेट जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। जब तक हमारे जो पड़ोस के मुल्क हैं, और पाकिस्तान खास तौर पर और चाइना, ये मिलकर भारत को कमजोर करना चाहते हैं, हमारा जो मार्च है टू बिकम ग्लोबल पावर, उसको ये रोकना चाहते हैं। और ये डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, ये जानते हैं दोनों कि भारत से, भारत की फौज के साथ, भारत के आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो भारत को कमजोर करने का एक ही तरीका है कि इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस हैं जी उनको एक्सप्लॉइट करके इसको कमजोरी की जाए। और उसमें ये इंटरनेट का फायदा मिसयूज करते हैं। इंटरनेट को किस तरह बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं, आप देखिए। चाहे वो दावत इस्लाम के नाम पर हो,
चाहे वो तबलीगी जमात के नाम पर हो, चाहे पीएफआई के जैसे तंजीमें बनाए गई, किस तरह इंटरनेशनल फोर्सेस वो टर्की से हो, गल्फ के कुछ कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किस तरह घेरा डालना चाहते हैं ताकि भारत में हाल ही में आपने देखा वो साजिश जो पीएफआई की थी, किस तरह से उसका पर्दाफाश हुआ कि अगले 25 सालों में 2047 तक इसको एक इस्लामिक रूल यहां लाया जाए। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसको आपसे समझूंगा, जरूर समझूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कट्टरपंथ का जो देश के सामने सबसे बड़ी इस समय खतरे के रूप में खड़ा है, और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में किया है। लेकिन नवनीत जी, एक बड़ा मुद्दा केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकारों में सहयोग का, प्रधानमंत्री जी ने इस पे खासा जोर दिया है। जाहिर सी बात है, जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यों के साथ सहयोग की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, इस मीटिंग में जो 2 दिन की मीटिंग है, जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी किया और बहुत अहम मुद्दों को उठाया जी। जैसा आपने कहा कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसी और जो राज्य पुलिस हैं, उनका जो रोल है अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। उनमें कोऑपरेशन जो है एक इट्स मस्ट। बिना राज्य पुलिस के कोऑपरेशन के सेंट्रल जांच एजेंसी ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं, और राज्य पुलिस जो है बिना केंद्र की जो जांच एजेंसी है उनकी मदद के बिना काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा, बाउंड्रीज चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो राष्ट्र की हो अब लगभग खत्म हो गई हैं। आज से 30-40 साल पहले जब हमने पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था तो शायद ये पॉसिबल था कि हम अपने स्टेट में रह के वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। हमें स्टेट से बाहर जाने की, इंटरोगेशन करने की, लोगों को पकड़ने की, लोगों को उनके ऊपर निगरानी करने की जरूरत नहीं थी। अब वो स्थिति नहीं रही है। जैसा वैद्य साहब ने भी कहा कि इंटरनेट आने के बाद में पिछले 10-15 सालों में पूरा जो हमारा सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो गया है। आप किसी जगह पे बैठ के, चाहे वो हमारे देश से बाहर हो या देश के अंदर हो, किसी भी राज्य में बैठ के आप किसी दूसरे प्रांत के अंदर सीरियस क्राइम इंक्लूडिंग टेररिस्ट ऑफेंस आप कर सकते हैं, वहां से अंजाम दे सकते हैं। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नंबर 1 आपको जरूरत है, क्योंकि आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में करना है, तो उसमें आपको केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत है, की आवश्यकता है। राज्य की जो पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। दूसरा, क्योंकि देश के बाहर से भी हर तरह की जो ताकतें हैं वो देश को कमजोर करने में सक्रिय रहती हैं, तो बहुत बार हमको ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन देश के बाहर भी करनी पड़ती है जी। और देश के बाहर जो इन्वेस्टिगेशन है वो खाली केंद्रीय जांच एजेंसी ही कर सकती हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि राज्य सरकारें केंद्र जांच एजेंसी को अपना केस ट्रांसफर करने में कोताही बरतती हैं, वो नहीं देना चाहती हैं, बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। उसका नतीजा क्या होता है कि वो केसेस जो हैं या ऑफेंसेस हैं उनको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। एनआईए एक्ट जब आया 26/11 के बाद, जब ये बनाया गया, तो उसको अधिकार दिया गया कि वो कोई भी केस केंद्रीय गृह मंत्रालय के परमिशन से टेक ओवर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक बहुत बड़ा सार्थक कदम था जो लिया गया। और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, अब जरूरत हो गई है कि हम एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को हर प्रदेश में उसको तैनात करें, ताकि एक इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा सके जो देश के खिलाफ ताकतें काम कर रही हैं। दूसरे, समय आने पर अगर जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय जांच एजेंसी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर उन चैलेंजेस को नवनीत जी सामना कर पाए। जी, नवनीत जी, इसलिए अमित शाह जी ने यह कहा है कि 2024 तक हर राज्य में एनआईए का ऑफिस होगा। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं?
आज की डेट में 15 स्टेट्स में एनआईए का ऑफिस है, ये 15 जगह पर एनआईए का ऑफिस है, अगर मेरी मेमोरी मेरे को साथ दे रही है तो। और ये बहुत एक सार्थक कदम है कि जो गृह मंत्री ने कहा कि अब 2024 तक हम प्रांत में एनआईए का ऑफिस खोलेंगे। कि होता क्या है, जो मैंने अपने कार्यकाल में भी देखा कि एक ऑफेंस बिहार में हुआ और हमें जब तक वो केस हम लेते हैं, टेक ओवर करते हैं और हमारी टीम वहां पहुंचती है, तब तक बहुत सारा टाइम चला जाता है और बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, या बहुत सारा ऐसा एविडेंस होता है जो कलेक्ट नहीं किया जा सकता, बाद में केस के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए जरूरत है कि एजेंसी की प्रेजेंस हर स्टेट में हो, ताकि कभी भी कोई ऑफेंस हो तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सके, चाहे वो राज्य पुलिस को मदद देना हो या राज्य पुलिस के साथ मिलकर उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना हो। दोनों दृष्टि में बहुत जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सुब्रत जी, अगर हम बात टेक्नोलॉजी की करें, ये बात ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ा है, साथ ही अपराध और ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके फायदे भी हैं, और जिस प्रकार से खतरे उभर के सामने आ रहे हैं वो भी देश के सामने कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, साइबर क्राइम एक तो जो क्रिमिनल लेवल में हो रहा है, डार्क वेब का यूज करके, दूसरा इसका हम समझते हैं बिगेस्ट थ्रेट जो आ रहा है आज हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है, बिकॉज जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में हो रहे हैं, आई थिंक इंडिया इज अमॉन्ग्स द टॉप कंट्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। और जो देश की डिजिटाइजेशन पर जोर है सरकार का, ये तो आगे चल के बढ़ता ही रहेगा। तो ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है साइबर की ओर से। और अगर इसको हम हायर लेवल में लेकर के जाते हैं, बीच बीच में जैसे खबरें आती है कि कभी किसी प्रांत में पूरे बिजली की आउटेज हो गई, कहीं पे हॉस्पिटल सर्विसेज में हमने देखा है विभिन्न देश में हॉस्पिटल सर्विसेज अफेक्ट हो रहे हैं, रेलवेज अफेक्ट हो रहे हैं, एयरलाइंस अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के साइबर थ्रेट का जो रेंज है वो बहुत ही वाइड है स्पेक्ट्रम, और किसी भी टाइम पर क्रिपल कर सकता है। और अगर हम अपने आप को इस साइबर थ्रेट के लिए तैयार ना करें, अब टेक्नोलॉजिकली ना तैयार करें, इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो आर्म फोर्सेस को जो साइबर डिफेंसिव मेजर्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साइबर एजेंसीज के साथ डील करने वाले हों, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इसी एम के लिए, इसी मुद्दे के लिए लगाया गया, ताकि देश की जो सारी रिसोर्सेज हैं उसको जो थ्रेट है उसके साथ मैच करके डील करे। और इसका टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और इसमें हमारे देश के जो वैज्ञानिक है दे आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट जो हमारी जो प्रोक्योरमेंट्स की जो स्पीड है वो उसको जाहिर है कि टेक्नोलॉजिकल साइकिल से तेज रहना पड़ेगा, तभी जाकर के इस थ्रेट को हम डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो साइबर वॉरियर्स हम कहते हैं, इसमें बहुत एक नए किस्म का, नए एटीट्यूड और नए इंक्लिनेशन के हमें यंगस्टर्स चाहिए, जो हमारे इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड निकलते हैं। अभी हमको देखना है कि ये जो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा है, उसको हम किस तरह से ये जो न्यू डोमेन्स ऑफ थ्रेट है, चाहे वो साइबर में हो, चाहे वो बाकी अलाइड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, उसमें अगर हम ठीक से डिप्लॉय करें तो तभी हम इसमें अच्छी तरह से वी विल बी एबल टू डील विद दिस थ्रेट। सो दिस इज अ सीरियस थ्रेट व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबॉडीज लाइफ as we go into the future। जी बिल्कुल। एसपी वैद्य जी, आप पीएफआई की बात कर रहे थे। पीएफआई की जिस तरह की गतिविधियां उभर के सामने आई हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं केरल की या दूसरे प्रदेशों की, आतंकवाद का दूसरा रूप उभर के एक तरह से सामने आ रहा है, मजहबी कट्टरवाद के रूप में। इस चुनौती को, इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी पड़ोसी मुल्क हैं, खासकर पाकिस्तान और ऐसे और भी कंट्रीज हैं जो जो डार्क वेब है और जो इंटरनेट है उसको
इस्तेमाल करके बहुत सारे बच्चों को कोशिश करते हैं, इवन बहुत सारी धार्मिक जो मैंने जिनका नाम पहले लिया, उनकी आड़ में बच्चों को रेडिकलाइज करने की, क्योंकि पहले आपको पाकिस्तान जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, वहां ट्रेनिंग लेकर आप आते थे, ब्लास्ट करते थे। आज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, बम कैसे बनाना, सुसाइड बॉम्बर कैसे होना है, तो रेडिकलाइज करने का तरीका उनको किस तरह से भारत के खिलाफ बताया जाता है कि यहाँ मुस्लिम्स के खिलाफ जातियां होती हैं, मतलब गलत प्रोपेगेंडा, हाउ टू रेडिकलाइज, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है इस एरिया में हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका इस एरिया में ट्रेन होना, इनको इंटरसेप्ट करना, हम कितनी उसमें हमें जरूरत है। जैसे हमारे बासन साहब कह रहे थे, हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एनआईए हो, मैं समझता हूँ एनआईए का बनना 2011 में एक लैंडमार्क था, और जो अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा इसमें हर स्टेट में इसका सेंटर बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनेशनली इंडिया के लिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूं जो नार्को टेररिज्म है उस पे भी आई थिंक हर स्टेट में हमारा ये होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड जो सेंट्रल एजेंसीज हैं। साइबर क्राइम तो इट हैज अगेन ऑलरेडी जनरल साहा ने बोला किस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और डाटा बिल्डिंग, हमारे यहाँ डाटा बिल्डिंग बहुत कम है, इंडिया में उसकी जरूरत है। आपको जब सारा डिजिटल होगा तो आपको मैच किससे करना है, आपके पास डाटा बैंक होना चाहिए, इस तरह के आपके इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेन होने चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, आपके ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, ये जो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बोला बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का आपस में प्रॉब्लम हुआ पीछे कुछ महीने पहले, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूर आपने देखा किस तरह आसाम पुलिस के साथ मणिपुर या उनका इशू बना, नागालैंड का, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको थ्रेट्स को फेस करना है तो यू हैव टू वर्क एज वन टीम। जी, और एक देश और एक पुलिस की बात भी जिस तरह से आई है सामने उभर के, उसको भी मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन नवनीत जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो एक मुद्दा उभर के आया इस बैठक में कि देश में कई एनजीओ धर्मांतरण और विकास की राह में रोड़ा डालने के लिए विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विदेशी फंड के आधार पर देश में आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा पैदा किया जा रहा है वो भी अपने में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, ये आपने बहुत अहम इशू उठाया कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो एक पर्दे के पीछे कुछ और काम करते हैं। उनका जो डिक्लेयर्ड एजेंडा होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जो एक्चुअल में वास्तव में वो काम करते हैं वो कुछ और होता है। और उसके पीछे कुछ विदेश जो 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 बाहर के देश हैं, जो हमारे भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं, वो लोग उनको फंड करते हैं, और उस फंड से इनडायरेक्टली हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में एक बंटवारे की कोशिश की जाती है, और रिलीजियस जो एक होता झगड़े को, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और ये बहुत जरूरी है, और उसको अगर हमें रोकना है तो उसके लिए सब राज्यों के अंदर एक तालमेल होना चाहिए। राज्यों के अलावा राज्य और केंद्र जांच एजेंसियां जो, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। और जो लोग, जो एजेंसी केंद्र की हैं, जो बाहर से फंड्स को मॉनिटर करती हैं, जो बाहर से फंड आते हैं, उनको भी राज्य की जो सरकार है उससे सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन केंद्र की डिफरेंट एजेंसीज के पास नहीं हो सकती है। और हर राज्य की ये ड्यूटी है कि वो उनके यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से साझा करें। इसलिए जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जो मुद्दे उठाए हैं इन 2 दिन की मीटिंग में,
बहुत अहम है, चाहे वो एनजीओ के बारे में हो, चाहे जैसे जनरल शाह ने कहा और एसपी वैद साहब ने कहा, साइबर क्राइम का मुद्दा है। जी। आज जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव से डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से बहुत लोगों को लूटा जा रहा है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जांच एजेंसियों के बीच में तालमेल नहीं है। जी। उसके लिए जरूरी है कि राज्य को ये समझना पड़ेगा कि भैया आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आपको दूसरे राज्य या केंद्रीय जांच एजेंसी की सपोर्ट की या आपको उनको मदद करने की जरूरत है। जी, तो बिल्कुल। इस चीज के ऊपर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जोर दिया, और मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें ये समझेंगी, इसकी महत्ता को समझेंगी, और जरूर एक पॉजिटिव स्टेप्स इस बारे में लिए जाएंगे। जी, बिल्कुल। एसपी वैद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आईपीसी और सीआरपीसी का जो रूप है, उसमें जो बदलाव की बात है, कानूनी स्तर पर जो सुधार की बात है, उसका रूप जल्दी बदल के हमें देखने को मिल सकता है, संसद में इससे जुड़ा मुद्दा आ सकता है। क्या अहम मुद्दा आप देखते हैं? मनोज जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीआरपीसी जब बनाया गया था तो तब से आप देखिए 75 साल हो गए। इस पीरियड में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो मैं समझता हूं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें जो तब्दीलियां, जो रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट इस पे जस्टिस मालिमत कमेटी बैठी थी, मैं उसमें मैंने भी शिरकत की थी, और पूरे हिंदुस्तान से जुडिशल ऑफिसर, जजेस, वकील, पुलिस ऑफिसर, सभी प्रोसिक्यूटर सभी आए थे। तो जस्टिस मालिमत कमेटी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस की थी जिसमें सीआरपीसी और आईपीसी में चेंजेस की जरूरत थी, इवन एविडेंस एक्ट में चेंजेस की जरूरत है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा कदम हमारी गवर्नमेंट ले रही है। पहले भी मैंने कुछ देखा, कुछ चेंजेस की हैं, आगे भी जरूरत है। और इस तरफ हमें बदलते हुई जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, नया एक दौर आ रहा है, उसके हिसाब से अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो इनमें तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। और लास्ट में ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ी कीमत पे आती है। आपको मैं बताना चाहता हूं और देशवासियों को, 35,000 policemen have laid down their life to maintain normalcy, internal security। ये कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, और बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के जो जवान हैं, जो सेना है हमारी, उसकी जो कुर्बानी है, उसी के बल पर देश आगे बढ़ता है, मजबूत होता है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम है देश के लिए, और इसलिए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक विचार मंथन किया। जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अलग अलग आयाम हैं, उस पर चर्चा की गई इस चिंतन शिविर में। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।